नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? अंजू, रागिनी, हैशटैग अमिया, अनुराग, मोहम्मद इरफान, आशु, बालकृष्णा, धीरज, अरसलान, प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मनीष, अनिकेत, प्रशांत, योगेश, जया, अंकिता, पटेल, शिवम, सागर, कुमार, तनु, तिलक, धर्मांशु, राज, विजय, शुभम, शैलेंद्र, शिवांशी, करण, अंकित, ललित, सूरज, संदीप, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए साथियों, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो भी विद्यार्थी आज के सेशन में पहली बार पहुंचे हैं उनका वेरी वेलकम, क्योंकि उनको हम बताने वाले हैं कि कैसे उन्हें पढ़ाई करनी है, हमारी क्लासेस कैसे देखनी है, क्या प्रक्रिया हमारे साथ होने वाली है। आइए हम बताते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो कंटेंट आपको शो किया जा रहा है, आप उस कंटेंट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में उसको घर पर बैठ करके बढ़िया से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद में आप डाउनलोड नाउ का बटन दबाएं और क्लास को डाउनलोड कर लें। ठीक है, जब चाहें तब आप उस क्लास को उठा के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोगों ने कल आपको कुछ बेसिक बातें बताना शुरू किया था भारत की प्रस्तावना के बारे में। हमारी क्लास में केवल 40 मिनट ही हम लोग पढ़ाई करते हैं, ज्यादा पढ़ नहीं पाते, उसके बाद में हम बतिया लेते हैं। ठीक है, तो आप 40 मिनट तक शांति रखेंगे और उसके बाद में बतियाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट है तो आप क्लास में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पुनीत, बिल्कुल सफिशिएंट है। षष्ठी, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र सर, ग्रुप डी के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ बेटा, ग्रुप डी का एग्जाम की डेट आ ही चुकी है और जो भी उसमें आएगा, मतलब वो एक्चुअली आप जो पढ़ रहे हो ये बहुत अच्छे लेवल का नॉलेज पढ़ रहे हो, है ना। तो मतलब क्या बताऊं उसके बारे में, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। आप बता दो क्या बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं ना उसको, मुझे ग्रुप डी के ऊपर कमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, कहना मेरा केवल इतना ही है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, मतलब अदरवाइज फिर हम डिले हो जाएंगे। वन लाइनर कुछ सर, बेटा वन लाइनर के लिए मतलब मैं थोड़ा सा उस टाइप का हूं नहीं यार, क्या कहूं यार मैं, मेरे साथ आप लोग कॉम्प्रोमाइज ही कर लीजिए, क्योंकि मेरे को वन लाइनर टाइप की चीजें आती नहीं है। मतलब कि बच्चों ये सवाल होता है, इसका आंसर ये होता है, ये सवाल होता है, इसका ये आंसर। मैं थोड़ा सा मतलब वैसा टीचर बन नहीं पाया, अभी और सीखना बाकी है लाइफ में, लगता है ना। तो अभी शुरू करते हैं, है ना। अब आ जाओ यार, अब हो गया। हमारे जो मस्कारा लगा रहे हैं वो भी रुक जाए, सब रुक जाए, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे साथ गलती क्या हो गई कि मैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी को ही टारगेट करके पढ़ा पाता हूँ। तो मतलब मैं अभी वो टीचर बन नहीं पाया जो ऑनलाइनर पढ़ा पाऊँ। क्या करें, थोड़ा लॉस हो गया मेरा। चलिए तो शुरू करते हैं साथियों आज के सेशन को। तो आज के सेशन में जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैंने कल आपको जस्टिस की बात की थी और मैंने आपको ये कहा था कि जस्टिस 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। कल मैंने आपको सोशल जस्टिस के बारे में समझा दिया था, कुछ याद हो तो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया था कि प्रियम्बल कैसे आया हमारे जीवन में, प्रियम्बल कैसे आया और प्रियम्बल आने के बाद में हमारे लिए क्या क्या लेके आया, कौन सी वचन वादे थे जो हमारे लिए लाए गए। उनमें से एक वादा था जस्टिस का, कि हमें न्याय मिलेगा, और न्याय कौन सा मिलेगा? सामाजिक न्याय मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया।
इसके बाद में दूसरा पॉइंट था इकोनॉमिक न्याय मिलेगा। अब आप पूछेंगे सर ये कौन सा न्याय होता है? सामाजिक न्याय के ऊपर कल मैंने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था, ठीक है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी कल वाली क्लास में नहीं था तो वो जाकर के उस क्लास को देख सकता है। एक बालक है जो बार बार कह रहा है कल वाली चीज एक बार रिपीट कर दीजिए, तो मैं उस बालक से कहना चाहूंगा कि जो कल आपने वीडियो देख लिया था वो एक बार वापस से भी देख सकते हैं आप, है ना। मतलब उसको दोबारा देखेंगे तो अनअकैडमी पैसे नहीं लेती, सिंगल सब्सक्रिप्शन में वो चीज वैलिड है। अच्छा, अब हम चलते हैं साथियों यहाँ पर इकोनॉमिक के बारे में। तो इकोनॉमिक क्या है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। न्याय, आर्थिक रूप से न्याय की स्थापना कैसे होगी? अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, आपको याद होगा मैंने उस दिन भी ये दिखाया है आपके क्या कहते हैं ना, यूपी के अंदर आरओ का एग्जाम हुआ है, आरओ और एआरओ का एग्जाम हुआ है, उसमें यही वाला सवाल पूछा गया है एग्जैक्टली। भारत की प्रस्तावना में न्याय किस प्रकार का है, और मैंने ये क्वेश्चन आपको शो भी किया है, मतलब अपनी क्लास में मैंने शो भी किया है, अगर आपको याद हो। मेरे पास क्या कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं, रुकिए एक मिनट। मैंने कौन सी क्लास में दिखाया था आई डाउट। मंडे कौन से दिन था? आज क्या है? आज थर्सडे है। 8 7 6 है ना, तो 6 को मंडे था। रुको एक मिनट, और मैंने शायद मंडे वाली क्लास में ही वो आरओ वाला सवाल लगाया है। और यस, आई एम वेरी मच ट्रू। वेट 1 मिनट, आपको वो क्वेश्चन भी दिखाता हूं ताकि आपको इस एक मिनट भाई, एक मिनट पेशेंस रखिए, रुको जरा। ऐसे भी क्या कर रहे हो भाई? सब्र करो सही है। देखो सवाल पढ़ो क्या है। इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजन। देखिए, सोशल, रिलीजियन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। आ गई बात समझ में? ये सवाल ना बहुत कॉमन सवाल है, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, वहां से उठाया हुआ सवाल है ये बहुत कॉमन सवाल है, मल्टीपल टाइम आ चुका है ये सवाल। अब क्या लगता है बच्चों को पढ़ते समय कि यार हमको ना, मतलब क्यों पढ़ना ये वाली लाइन, अब क्यों पढ़ना वो आपके समझ में आ गया होगा। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर आप मेंस टाइप का क्वेश्चंस लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में कुछ भी लिखे आते हैं। यहाँ पे लाइन का ही खेला है। मैंने कल इसको समझाने में पूरी एक क्लास खत्म कर दी, हालांकि औरों में नहीं करूंगा, लेकिन मतलब समझाने की बात यह है कि पकड़ना चाहिए कि आपको कंसेप्ट क्या सिखा रहे हैं। इकोनॉमिक की बात करते हैं। इकोनॉमिक न्याय का अर्थ क्या हुआ? या ये नहीं है कि पैसे के आधार पर आप लोगों को क्या कहते हैं ना उसको, धन के आधार पर आप न्याय खरीद लेंगे, पैसे से न्याय खरीद लेंगे। असल में इकोनॉमिक का अर्थ ये हुआ कि जो भी सरकार है, क्योंकि असल में जब हम प्रियम्बल के बारे में लाइन बोलते हैं तो पहली लाइन बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, इस प्रियम्बल को पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत बार आपको ये डिबेट सुननी पड़ेगी कि इससे तो अच्छा था अंग्रेज ही रह लेते भारत में, है ना। हम लोगों को एक बात सुनाई देती है कई बार, हम तो पहले भी गुलाम थे, आज भी नेताओं के गुलाम हैं। इस तरह की लाइनें आपको सुनने को मिल सकती हैं। असल में नेता हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर शासन कौन कर रहा है? तो भारत का संविधान कर रहा है। आप पूछेंगे कैसे? अरे भैया, नेता हमारे इसके अलावा जो लिखा हुआ है इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो केवल मोहरे हैं। वो तो इसको पालना के लिए जो हमारे पूर्वज बना के चले गए, उसको पालना करने के लिए बनाए गए लोग हैं। अब मतलब अपॉइंट कर दिया गया है कि तुमको नौकरी करनी है, वो बंधे हुए हैं, दे आर अबाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने संविधान में एक चीज बहुत अच्छे से मेंशन करी हुई है कि हम भारत के लोग ये विश्वास के साथ में अडॉप्ट करते हैं कि भारत एक ऐसा देश होगा, और इस काम को करने के लिए हम संविधान सभा के अंदर
26 नवंबर को 1949 को इसे अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, लागू करते हैं और साथ में अपने आप को यह संविधान सौंपते हैं। देखो बेटा, इसको ऐसे समझो, अगर देश गुलाम रहा होता तो हमें रहने के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती ये किसी और के द्वारा हम पर थोपी जाती। सोचिए, इस बारे में विचार करिए, अगर हम लोग गुलाम होते तो अंग्रेजों के समय पे भी तो कानून आया करते थे ना। 1909 आ रखा है, 1919 आ रखा है, 1935 आ रखा है, ये अंग्रेजों के कानून है, उनका संविधान है एक प्रकार से, यूं समझिए। बट मुसीबत क्या है, ये अंग्रेजों ने हम पर लागू किए। यहां पर हम बोल रहे हैं कि हमने हम पर लागू किए, यानी कि हमारा संविधान अपनी ताकत या अपनी रूट कहां से निकालता है, तो आंसर है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। हम भारत के लोग अपने आप को आत्मसमर्पित किए हैं अपने संविधान को, हमको किसी ने दिया नहीं है। यही कारण है कि हम राजनेताओं के बारे में चाहे जो बात कर लें, उन्हें चलना इसी पर है। इसलिए भारत का संविधान अपने आप में मतलब हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हमने अपने आप के लिए नियम बनाए। इसको ऐसे समझो, अक्सर मैं बच्चों को एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। आपने बहुत बार ऐसा किया होगा अपने घर के अंदर, एक गली क्रिकेट का मैं उदाहरण देता हूं। अपने घर के अंदर छोटी सी बालकनी के अंदर आपने क्रिकेट खेलने का अभ्यास किया हो, तो आपके खुद के नियम होते हैं। क्या आपके खुद के नियम होते हैं कि भाई घर से बाहर चली गई बॉल तो आउट हो जाएगा, दीवार पे कांच पे लग गई डायरेक्ट तो आउट हो जाएगा, वन टिप लग के किसी ने कैच कर लिया तो आउट हो जाएगा, तू छोटा है तो तू 2 बार आउट हो जाएगा तो तुझे आउट नहीं कहेंगे, है ना। मतलब छोटे भाई के लिए अपन ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं तुझको 10। फिर एक नियम ये होता है कि एक एक ओवर का मैच है, चाहे हर बॉल पे कोई बंदा आउट हो जाए, 6 बॉल तो खेल के जाएगा ही जाएगा, उन 6 बॉल में जो ज्यादा रन बनाएगा वो वाला खिलाड़ी होगा। हम अपने हिसाब से नियम बनाते हैं ना। तो ये जो हमारे नियम है, ये जो नियम हमारे हैं, इन्हीं नियमों को हमने संविधान में लिख दिया कि भाई हमारे देश के अंदर हम लोगों को रखने के लिए। कल मैंने कहानी सुनाई थी कि एक परिवार के अंदर अगर बड़े भैया इतने नाकारा हो जाएं कि वो हमसे ही सारा काम करवाएं, हमारे ऊपर प्रताड़ना करें, तो हमारे संविधान सभा वालों ने पहले ही दिमाग लगा लिया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, प्रॉपर तरीके से हम अपने लिए कुछ कानून बनाकर जाएंगे। अब इसमें सवाल आता है कि इकोनॉमिक का क्या मतलब है। इकोनॉमिक का अर्थ है कि आज आप अपने देश में जितनी भी प्रकार की योजनाएं चलते हुए देखते हैं, वो आर्थिक न्याय की अवधारणा लाने के लिए ही दी गई है। बोले जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जो 6,000 रुपए 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में 3 बार दिए जा रहे हैं साल में, वो इसी योजना के तहत दिए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा, भारत में मनरेगा नाम से जो रोजगार की गारंटी दी गई है, ताकि लोगों को जब जॉब चाहिए हो तब जॉब मिल जाए, तो वो भी इसी के आधार पर दी गई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमने जितनी भी प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं, ऐसे ही आर्थिक आधार पर कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है तो बीपीएल कैटेगरी के लिए मुफ्त में अनाज की व्यवस्था, या 1 रुपए किलो गेहूं 2 रुपए किलो चावल की व्यवस्था, उस व्यक्ति के लिए सरकार के द्वारा सड़क के किनारे चलाए जाने वाले भोजन के कैंप, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली रसोइयां जैसे इंदिरा रसोई, जैसे कि अम्मा किचन, ये सब क्या है? ये सब इसी आर्थिक समानता को, इस आर्थिक न्याय को लाने के लिए किए गए प्रयास हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डन? अच्छा, फिर होता है राजनीतिक न्याय। ये क्या है बेटा? राजनीतिक न्याय है कि जब हमारे यहां अंग्रेज हुआ करते थे तो अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ पाबंदियां बना रखी थी। जैसे उन्होंने पाबंदियां ये थी कि वोट केवल वही दे पाएगा जो पैसे वाला होगा, ठीक है। लेकिन भारत ने जब आजादी प्राप्त करी उसके बाद सभी को मताधिकार दिया, और जब राजीव गांधी जी सत्ता में थे तो उन्होंने तो 18 साल की उम्र में ही लोगों को मतलब वोट देने का अधिकार दे दिया, दैट इज अडल्ट फ्रेंचाइज दे दी, वयस्क मताधिकार दे दिया, 21 से घटा करके 18 साल कर दिया। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या हुआ? सामाजिक न्याय की अवधारणा में आपने क्या देखा? सामाजिक न्याय की अवधारणा में आपने आरक्षण देखा,
इकोनॉमिक न्याय की अवधारणा में आपने तमाम प्रकार की योजनाएं देखी जिनसे कि गरीबी के और अमीरों के बीच में अंतर को दूर किया जा सके। न्याय वास्तविकता में है क्या? न्याय का अर्थ ये है कि किसी को ये ना लगे कि मैं गरीब हूं इस कारण से मैं ये नहीं कर पाया। सरकार के द्वारा उन चीजों को अपलिफ्ट करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो इसी न्याय की अवधारणा में आते हैं। आज गरीबों के लिए शिक्षा का अधिकार जो दिया जा रहा है वो इसीलिए दिया जा रहा है कि उन्हें ये ना लगे कि वो पढ़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि पैसे नहीं थे, तो मुफ्त शिक्षा इसी के तहत है। चिकित्सा का अधिकार जो उनको ये ना लगे कि भाई हमको रोटी कपड़ा मकान जैसी जो मुख्य मूलभूत सुविधाएं जिसमें चिकित्सा भी शामिल है वो इसीलिए लागू की जा रही है। ठीक है, आपने देखा होगा हर प्रकार की स्कीम में, अब जैसे सरकार ने फिलहाल सिलेंडर बांटे थे, वो जो सिलेंडर बांटे थे ना उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, वो गरीबों को ही बांटे गए। क्यों बांटे गए? क्योंकि सरकार को लगता है कि अमीर तो खरीद सकता है, अमीरों से पैसा लो गरीबों में बांटो, ये आर्थिक न्याय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिबर्टी अब होती है साथियों, हमने अपने लिए क्या चीज मांगी? न्याय मांगा, वो हमने देख लिया। हमने अपने लिए आजादी भी मांगी। आजादी कैसी मांगी? आप तो कहेंगे सर तो 1947 को हमें मिला क्या था? हमें यही तो मिला। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं साथियों, यहां पर हमने आजादी के नाम पर क्या प्राप्त किया। हमने आजादी प्राप्त करी सोच की। सोच से मतलब क्या है? जैसा कि आप लोगों ने, आप में से कईयों ने सुना होगा कि किसी किसी देश में ऐसा भी होता है कि आपकी थॉट प्रोसेस भी जो आपको कहा जाए वैसा ही सोचने की होनी चाहिए। आप अपने अलग विचार नहीं रख सकते। आपने कहा क्यों नहीं रख सकते? आप कानूनी रूप से कई देशों के अंदर जेल में डाल दिए जाओगे। गल्फ कंट्रीज में या फिर पाकिस्तान के अंदर जहां पर रिलीजन को अपने देश का सबसे प्रमुख आधार माना गया है, उन देशों में रिलीजन के डिफर सोचने पर, आज जैसे आपने देखा पाकिस्तान का, मैंने कल परसों भी एक केस पढ़ाया था ब्लास्फेमी वाला, है ना, और क्या कहते हैं, ये सब केवल धर्म के नाम पर जो काम किए जा रहे हैं। ये लोग कौन हैं भाई? ये अलग थॉट प्रोसेस के लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं, उनकी सोच उनकी मौत का कारण बन गई, है ना, उनका मॉडर्न होना उनकी इस मौत का कारण बन गई। तो वो जो चीज है ना, इस तरह की आजादी हमने अपने लिए मांगी कि भैया बात ऐसी है कि हमें अपनी सोच की आजादी हो। मैं चाहूं शादी करूं, मैं चाहूं शादी ना करूं, है, मैं घर में रहूं बाहर रहूं, अनटिल अनलेस मैं देश को नुकसान, देश की अखंडता एकता को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तब तक मुझे कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है साथियों थॉट के साथ साथ एक्सप्रेशन। ठीक है ना, एक्सप्रेशन का मतलब हुआ अभिव्यक्ति। एक तो मैंने केवल विचार किया, ठीक है, एक तो हमने केवल विचार किया। हाँ, एक विद्यार्थी लिख रही है नबीता की घर वाले जो हैं वो शादी करा देते हैं पर। ठीक है भाई, इसकी भी परेशानी सुन लो, काफी देर से नबीता परेशान चल रही है। घर वाले इसकी शादी करा देंगे, इन्हें विद्रोही होना पड़ेगा, और अगर ये विद्रोही होंगी तो सरकार इनकी मदद कर देगी। तुम्हें बेटा बाल अधिकार के रूप में, यानी कि जब तुम छोटी रहोगी, माइनर रहोगी, तो तुम्हारी आदि शादी होती भी है, तो सरकार तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए पूरे दल बल के साथ उपस्थित हो जाएगी, लोड मत लो तुम बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा, फिर है साथियों बिलीफ, विश्वास। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या था? एक्सप्रेशन का मतलब ये था कि मेरी अभिव्यक्ति इस प्रकार की है कि मुझे लगता है कि अंकित अवस्थी बेकार आदमी है। ठीक है, मेरी अभिव्यक्ति ऐसी है कि भैया मतलब अमिताभ बच्चन अच्छे आदमी है। मेरी अभिव्यक्ति ऐसी है कि अनअकैडमी बकवास है। मेरी अभिव्यक्ति ऐसी है कि अनअकैडमी अच्छी है। ये सब चीजें क्या है? आपकी अभिव्यक्ति है, आपने बोल दिया। ठीक है, तो ये जो चीज है ना आपके सामने, रंजना मेरी शादी हो गई है, मैं पढ़ भी रही हूँ सारा काम करके। रंजना कुछ सीखो अमिता। ये देखो रंजना ने तुम्हारे सामने उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया है। तुम जैसे लोग जो है ना, इनको नेटिजन्स कहते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से ही केवल जिंदा है। ये देश के सिटीजन कम, इंटरनेट पे सिटीजन ज्यादा है ना। उन लोगों को जीवन में केवल परेशानियां आती भी हैं तो वो इंटरनेट पर ही आती हैं। अगर उनसे कह दिया जाए ना कि देश के नाम पर चलो एक बार वोट डाल के आते हैं, कौन जाएगा धूप में, है ना। तो तुम बेटा बचो इन चीजों से। लोगों को देखो कैसी कैसी मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं साथियों। यहां पर एक्सप्रेशन के अंदर आपने जो भी बातें कही उसकी आपको आजादी मिलना, ये आपका लिबर्टी है। ठीक है, आपको इस बात पर कि आपने अंकित अवस्थी को बुरा कहा, आपको कोई जेल में नहीं डाल रहा है। आपकी राय है ना, आपकी अभिव्यक्ति है, अनटिल अनलेस इससे किसी की मानहानि ना हो रही हो, है ना। आगे चलते हैं साथियों। बिलीफ, मेरा विश्वास है कि मैं धर्म मानूं, मैं धर्म ना मानूं,
मेरा विश्वास है कि मैं हिंदू धर्म मानूं, मुस्लिम धर्म मानूं, ईसाई मानूं, जो मानना है, मेरा बिलीफ है, मेरी आस्था है, मैं जिसकी पूजा करूं, इन सब में मुझे आजादी चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये जो है, अब बिल्कुल एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि अभी एग्रीकल्चर लॉ आए, तो एग्रीकल्चर लॉ के दौरान बहुत से किसानों ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए सरकार पकड़ ली। हाँ, अब इधर देखो साहब, यहाँ एकदम सोशल साइट बनी हुई है, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन की आजादी है, लेकिन बेटा अनअकैडमी क्या है ना, प्राइवेट संस्था है, यहाँ पर जो है ना आप लोगों की एक्सप्रेशन की आजादी छीन ली गई है। डोरेमोन से पूछ रहे हैं कि डोरेमोन मुझे पूछ रही हो, विजयंत कह रहे हैं, इन्हें इतना विश्वास है कि डोरेमोन जो है वो महिला है। वाह भाई वाह। और डोरेमोन जो है यहाँ पर अपने खोए हुए मित्र ढूंढने आई हैं। आए हैं कि आई हैं ये ईश्वर को पता। बहुत बढ़िया भाई, चल क्या ही रहा है भगवान को ही पता है। मतलब ये क्या, मतलब मेरा संत समागम होता है क्या मेरी क्लास के अंदर की? यहाँ पे सभी प्रकार के संत प्रवृत्ति के लोग आते हैं, यहाँ आकर के लोग एक दूसरे को ढूंढते हैं कि अरे तुम वहां बिछड़े थे, कुंभ में बिछड़े थे, दोबारा कुंभ में मिल गए। हद है यार, मतलब आओ इधर। तो अब समझ में आ गया आप लोगों को? अब सरकार के खिलाफ किसानों को प्रदर्शन करना था, अपनी बात रखना था, दैट इज एक्सप्रेशन। अब वो सही है या गलत है, वो सब चीजें क्वेश्चनेबल हैं, वो आप जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। आगे चलिए। इक्वालिटी, समानता ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब साहब बोले सर एक बात बताएं हम आपको। हमने कहा बताइए सर, आपका जो स्टेटस है ना, हमने कहा कौन सा, व्हाट्सएप वाला? बोले नहीं नहीं नहीं, आप जो अपने 2-5 गाड़ियां लेके घूमते हो, बढ़िया सा घर, बीवी बच्चे का मकान सब लेके चल रहे हो, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन इसमें तो समानता नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसमें तो सर समानता नहीं है, तो फिर आपने इक्वालिटी ऑफ स्टेटस कहां आ गया? मैंने कहा बेटा सुनो, आपको रोक थोड़ी रखा है किसी ने कि आप इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते या मुझसे ऊपर नहीं जा सकते। बोले मतलब? राज्य का काम यह है कि आप समानता प्राप्त करने के लिए जो भी संसाधन आपको चाहिए वो राज्य उपलब्ध कराएगा। आपको क्या चाहिए? अंकित अवस्थी तक पहुंचने के लिए, अंकित अवस्थी से आगे निकलने के लिए इनने 4 किताबें पढ़ी, आप 5 किताबें पढ़ लो। हैं? इन्होंने दिन में 12 घंटे मेहनत करी, आप 14 घंटे कर लो। इनने जो ज्ञान प्राप्त किया उससे ज्यादा प्राप्त कर लो। पता है ना आपको, सरकार रोक थोड़ी रही है आपको, नहीं ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तोड़ देंगे, ऐसा नहीं है ना। यानी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस के लिए सरकार आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज आवश्यक है, जो चीज मुझे मिली वो आपको मिल रही है। मुझे क्या मिली? मुझे सरकारी इंटरनेट मिला, सरकार की सुविधाएं मिली, मुझे जो चीजें मिली वो चीजें आपको भी मिल रही है। मैंने जैसे पढ़ाई करी वो आपको भी मिल रहा है। मुझे जैसे आजाद देश मिला, वैक्सीनेशन मिला, सड़कें मिली, रोड नालियां, गैस पाइप, ये सब मिली, आपको भी मिल रही है। इसको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस में काम में लिया गया। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के मतलब ये नहीं है कि आप अंबानी के बेटे हो तो ही आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो। आप चाहे रिक्शा चालक के बेटे हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का अर्थ यह हुआ कि आपके लिए इक्वालिटी की व्यवस्था की जाए। टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, भ्रातृत्व, भाई के साथ भाई का सा व्यवहार, देश के लोग आपस में एक दूसरे से भाई की तरह व्यवहार करें, भाई बहनों की तरह साथ में रहें। अश्योर देयर डिग्निटी, और उनका सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि ओहो भैया तुम तो एकदम रंग में ही बदरंग हो, तो तुम्हें तो अब हम तुम्हारे रंग से ही पुकारेंगे, तुम्हारा नाम आज से नीला, पीला, काला, गुलाबी, जामुनी ये होगा, है ना। तो सामने वाले की डिग्निटी का ख्याल रखो आप। डिग्निटी का ख्याल रखना, किसी व्यक्तिगत का, और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये हमने अपनी प्रियम्बल में कस्मों में डाल दिया था कि हम ये सब चाहते हैं। ठीक है। अब देखो ये तो हो गए 4 बड़े बड़े बिंदु जो हमको याद रखने, जो हमने अपने प्रियम्बल से मांगे। JLEF, ये तो हो गए 4 बिंदु जो हमने अपने संविधान, अपने प्रियम्बल के अंदर संविधान निर्माताओं से कहे कि भैया इन 4 चीजों की स्थापना करने के लिए संविधान का निर्माण करो। तो अब आप पूछेंगे तो किया क्या? क्या इन लोगों ने ऐसा कुछ किया क्या
कि इससे संविधान के अंदर कुछ लिखा है क्या इन्होंने जस्टिस के नाम पर? मैंने कहा बिल्कुल लिखा है। बोले क्या? मैंने देखो जस्टिस सामाजिक हो इसके लिए इन्होंने मूल अधिकार 15 और 16 डाल दिए, इकोनॉमिक हो इसके लिए आर्टिकल 38 39 डाल दिया, पॉलिटिकल हो इसके लिए एक्ट बना दिया, लिबर्टी ऑफ थॉट के लिए फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है आर्टिकल नंबर 25 से 29 तक वो डाल दिया, इक्वालिटी के लिए ये सारी फ्रीडम डाल दी, धार्मिक स्वतंत्रता डाल दी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के लिए डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 38 39 डाल दिया, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा कि देश के अंदर जो चीजें डिमांड की गई थी, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, उसके लिए संविधान के अंदर प्रावधान डाल दिए गए। यानी कि प्रियम्बल जो है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में कामयाब हुआ। बताइए आपको यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने ये बात भी समझ ली। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है, सर ये तो समझ में आ गया, और भी बहुत सारी चीजें हुई होंगी, कभी विस्तार पूर्वक उन पर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन सर मेरा एक सवाल है। हमने कहा पूछिए। सर सवाल ये है कि हमने ये सारी बातें लिखी, ये तो हमें समझ में आ गया, दिस इज द सोर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बट सर क्वेश्चन ये है कि हम अपने आप को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इतने भारी भारी शब्द क्यों बोलते हैं? मैंने कहा बेटा ये भारी शब्द केवल दिखाने के लिए नहीं है, ये सही मायने में भी बहुत भारी भारी शब्द हैं। बोले कैसे, जरा बताइए। बताते हैं साहब। सबसे पहला शब्द हमने चुना अपने लिए, सॉवरेन होंगे हम। अब बोले सर ये क्या होता है? सम प्रभु, अर्थात हमारे भगवान हम खुद होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक विद्यार्थी ने बहुत ही गंभीर अंग्रेजी बनाई है, थोड़ा समझ से परे है। उसने लिखा है, सर हाउ पुलिस एक्ट विच आईपीसी। गंभीर है बेटा, ये शब्द ही समझ से परे है हमारे। सर हाउ पुलिस एक्ट विद विच आईपीसी, समझ से परे है। तुम थोड़ा समझाने का प्रयास करो, फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? तो साहब यहां पर लिखा है सॉवरेन शब्द। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर ये क्या होता है सॉवरेन? सॉवरेन का अर्थ हुआ कि हम अपने माई बाप खुद हैं। अपने माई बाप खुद हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो वी द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाएंगे। तो बोले पहले क्या होता था? है? पहले क्या होता था? मतलब पहले क्या होता था? जब आप निर्णय लेते थे तो क्या होता था? भैया क्लास में हूं, फ्री होके कॉल करता हूं। भाई बड़ा सवाल तो यही है कि देश जब आजाद नहीं था तो कौन निर्णय लेता था? मैंने कहा भैया तब हम लोग गुनाह वो थे, मतलब डिपेंडेंट लोग थे। किस पर डिपेंडेंट थे? मैंने कहा अंग्रेजों पे भैया। गवर्नर जनरल का शासन हुआ करता था, वायस राय का शासन हुआ करता था हमारे ऊपर। हम अपने ऊपर शासन खुद थोड़ी करते थे। फिर आप पूछेंगे गजब बात करते हो पांडे जी, आज भी हम थोड़ी करते हैं शासन, तो हमारे ऊपर राजनेता कर रहे हैं। हमने कहा भैया बात यह है कि हमारे ऊपर राजनेता कर रहे हैं, लेकिन उन राजनेताओं के ऊपर हम ही तो शासन कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हमने कहा भाई देखो, आपको जब तक मनमोहन जी पसंद थे आपने उनको बिठा के रखा, आपको जब मोदी जी पसंद आए आपने वो बिठा के रखे, अब आपको कोई और पसंद आएगा आप उसको बिठा देंगे। आपने सेलेक्ट किया ना। तो आपने कहा अरे तो सर हम थोड़ी बैठे ना, हमने भेजा किसी को। मैंने कहा प्रभु यही समझ का फर्क है, आपने किसी को भेजा आपके बिहाफ पर करने के लिए कोई काम। भाई मैंने मेरी तरफ से बैंक में एक व्यक्ति भेजा कि जा भाई ये चेक जमा कराया, तो वहां पर उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू है, क्योंकि मैंने भेजा है चेक लेकर, भैया अंकित सर का चेक है लगा लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी तरफ से राजनेता काम कर रहा है देश के लिए, यानी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। उसमें उन्होंने, चूंकि देश के अंदर इतनी करोड़ आबादी थी, लगभग 140 करोड़ के आसपास हम लोग हैं, हम 140 करोड़ की 140 करोड़ लोग अगर सरकार में पहुंच जाते और सब लोग ये कहते कि भैया हमको शासन करना है, तो भैया दिक्कत ये हो जाती कि देश में सभी लोग शासन कर रहे होते। तो पहली तो टेक्निकल एरर हो जाती कि इतने सारे लोग सरकार चलाएंगे कैसे, बैठेंगे कहां। फिर हर दिन उनसे ये पूछना, जैसे मान लीजिए कि सरकार को आपसे पूछना है कि बताइए फार्म बिल ले आए क्या,
तो फिर साहब वोटिंग करवाइए सबसे मिला करके है। सरकार को आपसे पूछना है कि पाकिस्तान पर अटैक कर दें क्या? अब सरकार तो कुछ है नहीं, आप ही लोग तो है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप सबसे अटैक करने की सूचना डिस्कस की जा रही है, उधर पाकिस्तान सोच रहा है कि हाँ कर लो, थोड़ा बहुत वोटिंग हम भी दे देंगे। ऐसा नहीं हो पाता ना। तो अर्थात हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चुनी। क्या नहीं चुनी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चुनी। डायरेक्ट यानी कि ऐसा हो सकता था क्या, हम लोकतंत्र लेके आते जिसमें जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन होता, और आज भी है वो, लेकिन जनता खुद करती, क्योंकि जनता का बोल रहे हो तो दिक्कतें हो जाती। क्या दिक्कतें हो जाती? डायरेक्ट डेमोक्रेसी लानी पड़ती। हमने इसकी जगह दूसरा तरीका अपनाया, और हमने क्या अपनाया? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का निर्माण किया। बोले ये क्या होता है? हम अपने बिहाफ पर किसी को सरकार चलाने भेजे। ऐसा कहीं होता है क्या? एक विद्यार्थी ने पूछा। बिल्कुल आर्यन, स्विट्जरलैंड के अंदर आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहां जनता से पूछ के ही निर्णय लिए जाते हैं। संदीप, बिल्कुल होता है ऐसा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर जब देश की आग जब छोटी हो, जब देश छोटा हो, तब तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। बड़े देश के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या चुन लिया? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चुनी। हमने एक बार ही वोट करवाए। इसी कारण से जब हम चुनाव करवाते हैं तो चुनाव में हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो भाई हम पूछते हैं अपनी पार्टी से कि बताइए आपका विजन क्या है देश को लेकर के। हम लोग पूछते हैं अपना विजन बताइए। फिर ये लोग अपना विजन बताते हैं कि साहब हमारा विजन है कि देश के अंदर विकास के एक नहीं दो दो इंजन लगेंगे। हमारा विजन है कि देश के अंदर इस प्रकार का निर्माण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो जाएगा, मंदिरों का निर्माण होगा, ट्रिपल तलाक हट जाएगा, और ये होगा, और कानून में मतलब कॉमन सिविल कोड आ जाएगी, 370 हट जाएगा। ये क्या है? ये सब चीजें मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो असल में ये कुछ और नहीं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। ये क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। यानी कि हम पर शासन करने से पूर्व हमारे ऊपर शासन करने वालों ने अपना विजन शेयर किया कि भैया हम आ गए सरकार में तो ये सब करेंगे, अगर आप चाहते हो तो हमें वोट दे दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक दूसरी पार्टी थी, उसने अपने द्वारा बातें बोली कि भाई हम इस तरह का करेंगे, देश में कारोबार इतना बढ़ाएंगे, है ना, शिक्षा का स्तर इतना कर देंगे, गरीबी को इतना कम कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम रोजगार के लिए इतने सब प्रयास करेंगे। सबने अपने अपने विजन दिए, जनता ने अपने आधार पर इन्हें चुना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि राजनीतिक पार्टी जो हमारे सामने आकर के प्रचार प्रसार करती हैं, वो हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। असल में बड़े हैं हम, लेकिन हमारी सोच में हमने उनको बड़ा बना दिया है कि वो लोग बड़े हैं। आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे किसके साथ जाना है। मैं इसके विचारों से कन्विंस हूं, ए के विचार से कन्विंस हूं कि बी के विचार से कन्विंस हूं, ये आपको सोचना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोगों ने अपना माई बाप अपने आप को बनाया। प्रक्रिया हमने कैसी अपना ली? इनडायरेक्ट अपना ली। इनडायरेक्ट में भी हमारे पास दो ऑप्शन थे। क्या हम चाहते तो हमारे पास केवल एक ही व्यवस्था अपनाते, दैट इज प्रेसिडेंशियल व्यवस्था। हम चाहते तो हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाना प्रेफर किया। ये क्या होती है ये कभी बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि चैप्टर की नीड नहीं है आज, है ना। फिर इसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे। अब चलते हैं साथियों, हमने संप्रभु समझ लिया, मतलब हमारे माई बाप हम खुद हैं। साथियों यहां पर एक शब्द है समाजवाद। असल में जब ये प्रियम्बल लिखा गया था तब यह शब्द नहीं हुआ करता था। हमारे देश में जब यह संविधान लिखा गया था, जिस समय प्रियम्बल लिखा गया था, तो ये सोशलिस्ट सेक्युलर शब्द दोनों ही शब्द नहीं थे। तीसरा इंटीग्रिटी भी नहीं था। यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है दैट इज इंटीग्रिटी, ये भी नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। बट हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, क्योंकि अब तो है ना, बाद में जो हुआ वो तो अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता में तो आज ये है ना बेटा। तो ऐसी स्थिति में अब हमें ये भी पढ़ना होगा कि ये सोशलिस्ट का मतलब होता क्या है, समाजवादी होने का मतलब क्या होता है। अब हम इसका मायना भी समझा देते हैं। आसान भाषा में समझे तो ऐसी बात है कि जब दुनिया आपस में लड़ रही थी, किस चीज के लिए लड़ रही थी साहब?
दुनिया आपस में लड़ रही थी कि भाई मतलब हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका से जाकर के मिले या फिर हम रशिया से जाकर के मिले। दुनिया के दो धड़े बन गए। दो धड़े से मतलब ये हुआ, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई और एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था आ गई। दोनों आपस में झगड़ा किए पड़े थे, पूंजीवादी रहेंगे कि साम्यवादी रहेंगे। दोनों झगड़ा कर रहे थे, बढ़िया झगड़ा चल रहा था। हम लोग बेचारे आजाद हुए हुए ही थे, हमें दोनों के अर्थ तो पता थे कि होता क्या है, हमारी जनता को नहीं पता थे कि होता क्या है। इसलिए जनता के नाम पर मेरी क्लास को मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि पूंजीवादी क्या है और साम्यवादी क्या है। आइए पहले इन दोनों को समझ लेते हैं और किस प्रकार से हमने बीच का रास्ता अपनाया, फिर इसको भी क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि जब पैसे वाला ही सारा निर्णय ले, गरीब से कोई मतलब ना हो, जिसके पास ताकत है वो डिसाइड करे कि किस प्रकार से देश को चलाना है। दैट इज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि जब देश में एक व्यक्ति जो एकदम कॉमन है वो सोचे कि मुझे ही देश चलाना है, इसे कहते हैं सर्वहारा, यानी कि एक कॉमन व्यक्ति जिसे लगता है कि मैं मतलब एकदम क्या कहते हैं ना इसको, आम आदमी के पास ही सारे अधिकार हैं। दैट इज नॉन एज सर्वहारा वर्ग। जब सर्वहारा वर्ग का शासन हो, कॉमन वर्ग का शासन हो, तो साम्यवादी विचारधारा होती है। अब आप पूछेंगे तो सर इसका मतलब तो ये ज्यादा अच्छी चीज है, कम्युनिस्ट जो विचारधारा है, साम्यवादी जो विचारधारा, ये तो अच्छी चीज है। हमने कहा कैसे? हमने कहा देखो यहाँ पर सर आम आदमी का शासन है। आम आदमी का शासन है का मतलब ये हुआ सरकार भले ही चुन के भेज दी हो, लेकिन सरकार को भी करना क्या है? सरकार को करना यह है कि आज जो जियो अंबानी लेके बैठा हुआ है, वो जियो आज सर हमारी होती। मैंने कहा हाँ। तो इसी वजह से आपका जो ये थॉट प्रोसेस है, इसी वजह से दो विचारधाराएं आई। इसको समझाने के लिए अक्सर मैं एक उदाहरण काम में लेता हूं, जल्दी से आप उसे समझने का प्रयास करें। अक्सर मैं इस चीज को जरूर समझाता हूं क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में ये डाउट हमेशा के लिए रह जाता है, इसलिए मैं क्लास में इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। ये मेरा घर है, ठीक है? मेरे घर के अंदर मैं, पापा, मम्मी, मेरी वाइफ, ये मेरे बच्चे, और यहाँ लगी है टीवी, ठीक है? और यहाँ बैठे हम लोग ड्राइंग रूम में, और यहाँ बैठ करके किचन बगल में बनी हुई है। किचन के अंदर स्लैब है, स्लैब पर रखा सामान है, और सामान बढ़िया बढ़िया सामान रखा हुआ है। पनीर, दूध, राशन, चीनी, तेल, आटा, चावल सब रखा हुआ है, बढ़िया से सामान रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, तो मैं इसको समझाने के लिए जो उदाहरण काम में लेता हूँ, एक बार के लिए समझो। उदाहरण यह है कि हम सब लोग बढ़िया से मैच देख रहे थे या कोई फिल्म देख रहे थे। अचानक हमारी धर्मपत्नी को भूख लगी, और वो भूख लगी तो भैया तुरंत वो किचन में गई, बढ़िया से सामान रखा था, उन्होंने भोजन बनाया, अपनी प्लेट में परोसा और वापस आ गई। बढ़िया से टीवी के सामने बैठ के खाना खा रही हैं। सास उनको घूर घूर के देख रही है, बच्चे मंगतों की तरह उनको देख रहे हैं। पति जो है वो पति धर्म को लेकर के कंफ्यूज है कि बीवी ने हमसे पूछा ही नहीं। ससुर जी जो है वो कह रहे हैं कि मतलब हमारी बीवी ने हमें इज्जत ही नहीं दी, बच्चे की वाइफ ने हमें इज्जत नहीं दी, हमारी बीवी ने अपनी इज्जत नहीं दी, हमारी तो बिल्कुल बेइज्जती हो गई है, फुल बेइज्जती हो गई है। ऐसी स्थिति में जो सबकी बेइज्जती हुई और हमारी मैडम ने पूरे आनंद से भोजन खाया, बढ़िया बनाया, बढ़िया खाया, ये अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी रूप था, कैपिटलिस्ट विचारधारा थी। क्लियर? अच्छा, ऐसी स्थिति में साहब ये विचारधारा हो गई पूंजीवादी। अब इसको साम्यवादी रूप से समझते हैं। साम्यवादी का मतलब यह है जनाब कि हमारी मैडम जो है ये भोजन बनाने जाती हैं, बढ़िया से भोजन बनाती हैं, परस के थाली वापस लाती हैं। यहां पर सब लोग अपने अधिकार जताने आ जाते हैं। दो बच्चे आते हैं, मैडम की थाली में ऑटोमेटिक थाली में बना हुआ जो भी बढ़िया भोजन है वो खा लेते हैं। सासू माँ कहती हैं बहू मेरे बाद ही खाना खाना, उससे पहले नहीं खाना है, अपने पति को पहले भोजन कराओ फिर जाके तुम भोजन खाओ। ससुर जी कह रहे हैं कि हम अभी नहीं खाना खाएंगे, तुम रुको, बढ़िया गर्म खाना बना के लाना तब हम खाएंगे। और इधर ये सोच रही हैं कि जब कोई कुछ बच जाएगा या थोड़ा बहुत हमारा भी हिस्सा आएगा हम वही खा लेंगे। अच्छा, तो साथियों यहाँ पर ये जो विचारधारा निकली, ये विचारधारा कौन सी निकली? साम्यवादी विचारधारा। अब आप पूछेंगे सर इसका क्या मतलब है, और आपने हर बार मैडम को क्यों भेजा?
आप भी तो जा सकते थे बनाने। आपने कहा रुको भाई रुको, सब्र करो, हर बात बताते हैं, थोड़ा वेट करो। अब जैसे कुछ फेमिनिस्ट लोग हैं, उनका दर्द निकल गया है, जिनमें से ममता मैडम है, उन्होंने लिखला है मतलब बहू है तो इज्जत नहीं हुई और बेटी होती तो नो टेंशन। हम समझ गए, ये होता है अक्सर उसी समय पर, मतलब ये महिलावाद फूट पड़ता है एकदम ना, जब कोई बात आप बोलने लगो तो बिना सुने ही बीच में ठीक है, अपनी छोटी समझ का परिणाम है, थोड़ा सा सोच को बड़ी करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हुआ ये कि हमने आपको एकदम व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से समझाने का ये प्रयास किया कि ये तो पूंजीवादी विचारधारा है कि मैडम गई और खाना खा के आ गई। इसके अंदर नुकसान क्या था और फायदे क्या थे? फायदे ये थे कि मैडम के जो मन में आई, भैया आज कॉन्टिनेंटल खाना है, आज मतलब इटालियन खाना है, कि आज मैक्सिकन खाना है, कि साउथ इंडियन खाना है, कि आज चाइनीज खाना है, कि गुजराती खाना है, मैडम को जो मन में आया वो बना के खाया। बाकी लोग भुखमरे में पड़ते रहे। उन सबके अंदर फिर ये भावना पैदा हुई कि किचन में सामान तो है ही, चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग भी बना के खा लेते हैं। इधर से मैडम की मतलब हमारी माता जी गई, वो बना के खा ली, इधर से मैं गया, वो बना के खा लिया, इधर से पापा गए, वो बना के खा लिए। बेचारे ये नन्हे मुन्ने जो है ये इंतजार करते रहे कि इन्हें भी कोई पूछेगा। ये भी अपना जुगाड़ ढूंढ ही लिए कि बेटा तुम्हारी थाली में लटक ही जाएंगे हम, क्योंकि हम जब तक पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक हम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, ठीक है, क्योंकि हम मतलब गिफ्टेड है, चलेंगे आपके साथ। ऐसी स्थिति में ये तो व्यवस्था सेट हो गई, हमें समझ में आ गई। लेकिन विचार करिए, हमारे पिताजी की तबीयत ठीक ना होती, या फिर विचार करिए कि माताजी की तबीयत ठीक ना होती, या हमारी धर्मपत्नी की तबीयत ठीक ना होती, ऐसी स्थिति में तो वो भूखे ही मर जाते, क्योंकि उनको जब तक खुद से बनाना नहीं आएगा तब तक उनका हास होना तय है। अर्थात सिद्ध होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो करना जानता है वो तो अपने लिए बहुत अच्छा कर सकता है, किसी भी प्रकार का मीनू बना के खा सकता है। जो करना नहीं जानता है वो भूख का शिकार भी हो सकता है। यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यही कारण है कि जब अंग्रेज भारत में थे तो अंग्रेजों के समय पर भी बहुत से भारतीय लोग ऐसे थे जो खूब पैसे वाले हो गए। भारत के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने विदेशों से पढ़ाई करी है। मतलब खुद महात्मा गांधी उस समय विदेश से पढ़ के आए थे भाई, जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाया वो खुद विदेश से पढ़े थे, नेहरू जी विदेश से पढ़े थे, अधिकांश हमारे राजनेता विदेशी पढ़ाई किए हुए थे। समझ रहे हैं आप? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अपने आप में जिनके पास संसाधन थे वो तो बढ़िया हो गए, जिनके पास कुछ नहीं था वो एकदम खत्म हो गए। अब दूसरी तरीका, साम्यवादी विचारधारा। इसमें क्या है? साम्यवादी विचारधारा के अंदर हमने बताया कि मैडम खाना बना के लाई, सब उस पर लूम पड़े। तो अब सोचने की बात यह है कि मैडम को भूख लगी थी लेकिन सबको पेट भरना उनकी जिम्मेदारी हो गई। क्या लगता है मैडम आने वाले टाइम पर क्या कभी ये विचार करेंगी कि जब बहुत तेज भूख लग रही होगी तो एक बार मैक्सिकन ट्राई करती हूं मैं ताकि सब भूखों का पेट भर सकूं? वो बात दूसरी है कि वो मातृत्व से बंधी हुई है, वो घर की जिम्मेदारियों से बंधी हुई हैं। अबे जटा मुझे अच्छी नहीं बनाते हैं, भीड़ वाड़म अपन लोगों की सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? अपने घर में अपनी मम्मी से, अपनी मतलब जैसे हम जैसे शादीशुदा लोगों की अपनी बीवी से, अरे यार रोज वही यार, रोज वही बना देती हो यार, वही दाल बना दी हो, वही सब्जी बना दी हो यार, ये कुछ तो चेंज किया करो, फिर से वही क्यों भाई? क्योंकि असल में वो फिर से वही शब्द इसलिए आया क्योंकि साम्यवादी विचारधारा है घर में, अपने घर साम्यवादी विचारधारा से चलते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एक विद्यार्थी हमसे पूछा, सर शादी कर ली आपने? भाई साहब ये कौन सी दुनिया से प्रकट हुआ है? तो तुम मैंने मिली थी का? हाँ जी। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहने का अर्थ ये हुआ कि आपने खुद से घर में देखा कि क्रिएटिविटी जो है ना वो खत्म हो गई। क्रिएटिविटी खत्म हो गई इसी नाम पर हम लोग बाहर जाके रेस्टोरेंट पे खाना खा के आते हैं। अगर घर में ही क्रिएटिविटी हो तो रेस्टोरेंट बंद हो जाए। घर में अगर साम्यवाद की जगह एक ऐसा वाद आ जाए जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो क्या है? समाजवाद। अगर घर में समाजवाद आ जाए तो घर के लोग बाहर खाना खाने ना जाए। अब बोले ये कौन सा होता है सर? अभी बताता हूं। समाजवाद के अंदर, अभी साम्यवाद के अंदर तो क्या हुआ ना कि मैडम के अंदर से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया खाना बनाने का, कि यार भाड़ में जाओ, तुमको खाना है तो खाओ, तुम वैसे भी खाओगे बेटा, सूखी बना देंगे सूखी खाओगे, दाल में पानी पानी डाल देंगे तुम वैसी खाओगे, क्योंकि तुम लोगों को तो कुछ करना धरना है नहीं, हम पाल रहे हैं तुमको, तुम पल रहे हो।
ऐसी स्थिति में तुमको जो हम दे देंगे वो खाओगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम बाकी घर के जो लोग हैं ये पूरी तरह बाहर की तरफ झांकते रहेंगे कि कोई बढ़िया से पड़ोसी आ जाए और कोई आज माल दे जाए, है, या कोई आज पार्टी पे इनवाइट कर ले कि भैया आओ आज खाना खिला दें। तो ऐसी स्थिति में हालत खराब है। यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंदर बाकी जो होनहार लोग हैं वो भी काम करना छोड़ देते हैं, जिन्होंने काम किया वो भी काम करना छोड़ देते हैं। समाजवादी व्यवस्था क्या है? समाजवादी व्यवस्था ये है कि हम समाज के अंदर जो जिस चीज में बेहतर है वो करें। जैसे मैं अपने आप के बारे में ये जानता हूं कि मैं बढ़िया खाना बनाना जानता हूं, या फिर मैं मेरे बारे में ये जानता हूं कि मैं दाल बढ़िया बनाता हूं, सब्जी बढ़िया बनाता हूं, कॉन्टिनेंटल बढ़िया बनाता हूं, और ये वास्तविकता में है कि मैं खाना बनाना बहुत अच्छे से जानता हूं। और मैं मेरा ये हॉबी भी है कि मुझे खाना बनाना पसंद है, ठीक है। तो आई शुड हेल्प, या फिर आज का खाना मैं बनाऊंगा, ये विचारधारा अगर मेरे अंदर है। सेम इसी तरह से मेरी माँ, मेरे फादर, ये दोनों भी बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हैं और ये हेल्प करते हैं। मेरे फादर भी बहुत अच्छे से किचन में माँ की हेल्प करते हैं, मैं अपनी वाइफ की किचन में हेल्प करता हूं। तो अब ये हुआ क्या, मैडम को एनी टाइम ये रहा कि यार हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ भी क्रिएटिव होने की जैसी स्थिति बनी कि यार आज खाने में ये होना चाहिए। आज आपने, मैडम ने कहा कि मेरा मन नहीं है बनाने, कोई बात नहीं, आज हम ट्राई करते हैं, हमने बना लिया। हमारे बच्चे क्रिएटिव हो रखे भाई, वो यूट्यूब देख देख करके सैंडविच तो वही बना के खा लेते हैं। सब खाने पीने पे फोकस करके रखे हुए हैं, तभी फूले हुए हैं हम लोग। समझ रहे हैं आप लोग? तो कहने का अर्थ समझे आप? कहने का अर्थ ये है कि असल में समाजवादी व्यवस्था वो है जो कि सबका ध्यान रखती है, समाज के हर वर्ग का। अब मान लीजिए कि हमारी माता जी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है किचन के अंदर, कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन वो किसी और चीज में तो अच्छी होंगी ना। वो किस चीज में अच्छी होंगी? वो अगर खड़ी नहीं हो पा रही हैं तो वो बच्चों की केयर करने के काम आ जाएंगी। हमारी पत्नी जो है, सासू माँ को पकड़ा गई बच्चे की, मम्मी आप इनको पकड़ो, हम खाना बना के ला रहे हैं, लीजिए, हो गया समाजवाद। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? भाई हमारी वाइफ ने कहा कि एक काम करिए, हमको ये सामान चाहिए, हम गाड़ी निकाले, भाग कर ये सामान ले आए कि लीजिए, हो गया। समाजवाद में क्या होता है, समाज का हर वर्ग अपना कंट्रीब्यूशन देता है। क्या आपको बात समझ में आई? ई को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में 1946 के अंदर यह विचार लाया गया। कौन सा विचार लाया गया? समाजवादी विचारधारा। आजकल कोई सा भी देश ना तो पूरी तरह से पूंजीवादी है, ना ही कोई सा देश पूरी तरह से साम्यवादी है। सभी लोग समाजवाद की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, सेक्युलरिज्म पर भाषण कल देंगे और यहां से आगे का कल पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना, फिर मुलाकात होती है अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।